रॉबर्ट श्री ओब्रायन ने की जानकारी दी है। वहीं अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पदक स्वीकार भी किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस का टीका लगवाया। उन्हें कोरोना वायरस का पहला टीका लगाया। इसे खास तौर पर टीवी पर लाइव भी दिखाया गया है ताकि लोगों से इसके प्रति जागरूकता फैल सके। बाइडेन ने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से टीका लगवाकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि टीका उपलब्ध होने पर उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया है। सभी देश इस संबंध में एहतियात और जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। दुनिया भर के कई देशों में ब्रिटेन ने इस उड़ानों और यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू क्योंकि लंदन से स्वीकार किया है कि अधिक संक्रामक नए कोरोना वायरस स्ट्रेन नियंत्रण से बाहर होकर फैल रहा है। ये वो देश है जिन्हें अब तक यात्रा प्रतिबंधित की घोषणा की जा चुकी है। भारत ने ब्रिटेन से 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि परागण उड़ानों में ब्रिटेन से आगे सभी व्यक्तियों का परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी हार स्वीकारने को तैयार नहीं। उन्होंने 3 नवंबर को चुनाव नतीजों को खारिज करने की अपनी कोशिशों के तहत सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली है। ट्रंप की विचार टीम के मुताबिक याचिका ने पेंसिल्वेनिया के डाक मतपत्रों में जुड़े फैसले को पलटकर अपने निर्वाचन को चयन का अधिकार भी दे दिया है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ने संकेत दिया है कि शिनाई प्रांत में कार्रवाई बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार चरमपंथ पद के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वैसे नाइजीरिया प्रांत के पदाधिकारियों की शू गनशाइन ने कहा कि हम सब निश्चित हो सके कि खतरा अभी भी बना हुआ है। करीब 6 महीने बाद 24 घंटों की अवधि में सामने आए कोविड-19 के नए मामले की संख्या 20,000 से कम रही। वहीं उपचाराधीन लोगों की संख्या भी अब तक 3 लाख से कम हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 में 19,556 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण बढ़कर 1,75,116 हो गए हैं। वहीं 301 और लोगों की मौतें भी के बाद मृतक की संख्या 1,46,141 हो गई है। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी रस्साकसी के बीच सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाना में लेते हुए नया सवाल दागा है। ममता बनर्जी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन राष्ट्रीय अवकाश के रूप में क्यों नहीं मनाया जा सकता है। भाजपा सरकार ने इसे वापस क्यों ले लिया। भगवान सभी के होते हैं। उन्होंने पूछा ईसाइयों से कौन सी गलती हुई है। क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता बची है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि एक तरह से धार्मिक घृणा की राजनीति चल रही है। बता दें पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने। भाजपा और टीएमसी के बीच अभी से घमासान मचा हुआ है। भाजपा के बड़े नेताओं के लगातार दौरे भी माहौल से और ज्यादा गर्मा दिया है। एयर इंडिया तत्काल भारत से सऊदी अरब जाने वाली अपनी सभी उड़ानों पर रोक लगा दी क्योंकि किंगडम के नवीनीकरण सप्ताह के लिए अपनी सभी राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित करने का फैसला लिया। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का पता चला। समाचार एजेंसी के मुताबिक एक आंतरिक मंत्रालय के सूत्र के हवाले बताया है कि सऊदी अरब ने 1 सप्ताह के अपनी जमीन और बंदरगाह भी बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 4:30 बजे उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 22 दिसंबर को 4:30 बजे IISF को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू महोत्सव के आखिरी दिन 25 दिसंबर को इसे संबोधित करेंगे। इस बार IISF के 2020 का विषय आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान रखा गया है। मेरिट के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचित करीब 7 महिला सैन्य ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सरकार को 18 जनवरी तक ने सेवा से मुक्त न रहने को कहा है। वहीं स्थानीय कमीशन के खिलाफ इन अफसरों की याचिका पर कोर्ट 18 जनवरी को सुनवाई कर दरअसल 615 महिला अफसरों ने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया था। इनमें से मेरिट के आधार पर 422 को चयन हुआ, लेकिन चिकित्सकीय आधार पर 227 को फिट नहीं माना गया है। कांग्रेस सांसद राहुल शर्मा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा बोझ सरकारी अस्पताल ने झेला क्योंकि निजी अस्पतालों तक सबकी पहुंच नहीं। निजी अस्पतालों
इलाज कराना सबके बस की बात नहीं। सीबीटी ने जन स्वास्थ्य के मामले में निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखने और दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के समग्र कानून की जरूरत बताई है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के साथ किसान बिजली बिल कानून में प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहे किसानों का डर है कि प्रस्तावित संशोधन में बिजली पर उन्हें मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। विपक्ष भी बिजली कानून में संशोधन का विरोध करी। वही एएमआईएमआई के प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया सरकार किसानों से रियायती दर पर बिजली का हक छीनना चाहती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय की संसदीय समिति की ओर से इस पूरे प्रोजेक्ट का आकलन करने की मांग कर ट्वीट किया था कि उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि सरकार ऐसे वक्त में इस प्रोजेक्ट को आगे क्यों बढ़ा रही जब देश इतने बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस पर केंद्रीय आवास व शहरी मामलों मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक के बाद एक ट्वीट करके दिग्विजय सिंह पर हमला बोल रहे हैं और सरकार के इस कदम को कहा है कि अगर दिग्विजय सिंह ने अपना होमवर्क किया होता तो तथ्यों की जांच की होती, उन्हें पता चलता कि नए संसद भवन का प्रस्ताव तब से है जब केंद्र में उनकी पार्टी भी सरकार नहीं आई थी। भारत में कोरोना वायरस के ढेरों मामले अभी भी रेड रिपोर्ट में किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा बार बार मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। वहीं लोगों में भी जागरूकता की कमी नजर आई। यहाँ तक कि नेताओं द्वारा भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि उम्मीद की जाती है कि वे नियमों का पालन करें। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे शहर में भाजपा विधायक की शादी में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों और कोरोना संक्रमण के नियमों का जमकर धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई गई है। कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच केरल की सरकार ने किसानों के समर्थन में और नए कानून के विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया। वहीं केरल की सीपीएम पार्टी की सरकार 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास करेगी। इस प्रस्ताव का अर्थ है कि केरल में नया कृषि कानून नहीं लागू होगा। इस सूत्र के मुताबिक न सिर्फ केरल का सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी नए कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा है। यूपी में स्वास्थ्य व शिक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बहस करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंचे। वहां पहुंचते ही सिसोदिया ने कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती को स्वीकार करके हम लखनऊ तो आ गए, लेकिन उनकी और यूपी सरकार की ओर से हमें अभी तक न तो समय बताया गया न ही स्थान बताया, इसलिए हम दोपहर 1 बजे गांधी भवन पहुंचकर यूपी सरकार व सिद्धार्थनाथ के जवाब का इंतजार करेंगे। प्रदेश कैबिनेट ने गृह मंत्री के प्रस्ताव पर पुलिस महकमे की कंडम को हो चुकी है इमारतों को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी। पुलिस मुख्यालय प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस महकमे की कंडम को हो चुकी इमारतों को गिराने के लिए प्रस्ताव दे शासन को भेज दिया। वहीं प्रदेश में कैदानपुर, फैजानपुर और इटावा, हरदोई, अलीगढ़ आदि भी शामिल है। भवनों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। प्रदेश में कैबिनेट के लिए इन जिलों के निष्प्रयोग्य व जर्जर हो चुके 25 भवनों को ध्वस्त करने की संबंधित मंजूरी दे दी है। आईआईटी कानपुर में जियोडेसी का नया पाठ्यक्रम शुरू हो गया। आईआईटी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सिविल इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर ओमकार दीक्षित, मेजर जनरल डॉक्टर वीर नागराजन और जियोडेसी की स्थापना की गई। यह सेंट्रल शिक्षा व अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन करने वाला देश का पहला केंद्र है। पृथ्वी को मापने वाले विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत खड्डे संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति श्रुति सडोलकर काटकर को अनुशासनहीनता और प्रशासनिक और वित्तीय विसंगतियों के आरोप के चलते बर्खास्त किया गया है। वहीं साथ ही राज्यपाल ने संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव को उनके खिलाफ आपराधिक और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दे दिए। अगस्त में काटकर को उनके पद के हटाकर उनके खिलाफ जांच की समिति गठित की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत आगरा मंडल में बेसलाइन सर्वेक्षण हुआ। सबसे अधिक गाँव में सर्वेक्षण कराने के मामले आगरा अव्वल रहा है। मथुरा और फिरोजाबाद की सड्डी रहे। करीब 690 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का काम पूरा होने के बाद अब स्वच्छ भारत मिशन 2 में पिछले 1 माह से ठोस कूड़ा व तरल पदार्थों की अपशिष्ट पर काम चल रहा है। इसके 10 टीमें गठित की गई है। घरेलू शेयर बाजारों पर शुरुआती कारोबार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीएसई की 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स को मामूली गिरावट के साथ खुला, लेकिन उसके बाद जबरदस्त तेजी देखने के बाद मिली शुरुआती कारोबार में वह 384.44 अंक की वही बढ़त के साथ अंक के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि जल्द ही मुनाफा वसूली के दबाव के चलते सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलेगी। सराफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ही कीमती
धातुओं के भाव में भारी उछाल दर्ज की गई है। वही HDFC के सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के हाजिर जवाब में सोमवार को 496 रुपए की तेजी आ गई। इस तेजी में सोना का भाव 50,297 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। बैंक्रप्सी कानून के तहत किसी भी तरह की नई कार्रवाई को 3 महीने के निलंबित रखने की योजना बना रही सरकार के इस कदम से कर्ज लेने वाले ऐसे कंपनियों को राहत मिलेगी जिनका कामकाज कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुआ। वहीं वित्त मंत्री ने बेंगलुरु चीफ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कंपनियों और लोगों की मदद के लिए कई तरह के कदम भी उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के हाथों सर्वनाक हार झेलने और मात्र 36 रन से स्कोर में सिमटने के बाद भारतीय टीम भारी दबाव में है, जबकि उसे अभी 3 टेस्ट मैच और खेलने बाकी है। टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके शीर्ष खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी भी है। रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी पहले ही चोट की वजह से टीम में हिस्सा नहीं ले पाए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी पहले से चोटिल होकर पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजों द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दूसरी टीम को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। वही एडलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट टीम को लेकर कोई भी खिलाड़ी दूसरी पारी में दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाया। ऐसे में BCCI के सूत्रों के मुताबिक प्रबंधन बॉक्सिंग डे के लिए अंतिम एकादश में दूसरे खिलाड़ियों को आजमा सकती है। भारतीय टीम के ओपनर पृथ्वी शॉ इन दिनों खराब फॉर्म की वजह से काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। एडलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज में पहले मुकाबले में पृथ्वी शॉ दोनों पारी में रन बनाने में नाकाम रहे। वही खराब फॉर्म के बाद भी पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट माइकल हसी ने उन पर भरोसा जताया और चयनकर्ताओं में भी पृथ्वी का साथ देने की गुजारिश की है। बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत इन दिनों बिग बॉस 14 में नजर आ रही है। बिग बॉस में आने वाली साथ ही राखी की पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक और राज सामने चर्चा में आया। वो राज है कि राखी अब तक ये दावा करती है कि वो शादीशुदा है, लेकिन आज तक में उनके पति को किसी ने नहीं देखा। न राखी कभी अपने पति के साथ नजर आई। इन सारी खबरों के बातों के बीच राखी सावंत के पति जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, वो खुद सबके सामने आ गए हैं। फेमस एक्ट्रेस गौर खान और म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार की शादी की रस्में शुरू हो गई है। 25 दिसंबर को दोनों का निकाह होना है। पहले 21 दिसंबर को दोनों की चिकित्सा सेरेमनी, जिसकी फोटोज गौर और जैद के अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। अपनी चिकित्सा सेरेमनी के दोनों ही पीले रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वही गौर ने पीले रंग का लहंगा पहन रखा है, जिससे वो काफी खूबसूरत दिख रही है। प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों में डेविड हर्न की फिल्म कुल नंबर 1 भी शामिल हो गई। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी। राजपाल यादव उसे अपना डिजिटल डेब्यू मानते। उनका कहना है कि वह इस प्लेटफॉर्म से काफी समय से जुड़ना चाह रहे थे। फिल्म KGF चैप्टर 1 को दर्शकों को भरपूर प्यार मिला है। वही फिल्म के एक्शन के लेकर कहानी अब तक सब कुछ बेमिसाल और गजब का था। दर्शक फिल्म से काफी इंप्रेस हुए। अब जल्द ही फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज किया जाएगा, जिसे पोस्टर शेयर किए जा चुके हैं। वही KGF चैप्टर 2 के एक और पोस्टर को रिलीज कर दिया गया। इस पोस्टर में एक्टर यश का ड्रेसिंग लुक दिख रहा है। वही पोस्टर में दिख रहा है कि यश एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठकर, जिसके बैकग्राउंड में चिमनी जल रही है।